हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी मेरे सैया साइको। तो चलिए इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, विंग और जियांग चैन दोनों कॉलेज के लिए निकल चुके थे, लेकिन दोनों अलग अलग कार लेकर जाते हैं। जहां विंग जो कि अपनी कार को, अपनी उस ब्लैक सेडन को बहुत ही स्मूथली ड्राइव कर रहा था, तभी विंग की नज़र लान वांगची पर जाती है, जो कि अपनी बाईसाइकिल लेकर बड़े ही आराम से चलाते हुए अपने स्कूल के लिए जा रहा था। ये देखकर विंग अपने सिडन को उसके पास लेकर आता है। वहीं वांग जी जैसे ही उस ब्लैक सिडन को देखता है, वांग जी और भी स्पीड से अपनी साइकिल को चलाने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि ये ब्लैक सिडन किसकी है, ये वी वुशान की है। वांग जी उससे मुलाकात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बहुत ही तेज़ी से अपनी साइकिल के पैडल्स को मारने लगता है। वहीं ये देखकर विंग के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आती है, क्योंकि वो वांग जी को इस तरह खुद से दूर भागता देखकर मज़े ले रहा था। वो भी अपनी कार की स्पीड को थोड़ा बढ़ा देता है। दोनों जैसे एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हों कि कौन आगे निकलेगा। लेकिन विंग अपने सिरन की स्पीड को वांग जी की साइकिल की स्पीड के बिल्कुल इक्वल रखता है, न ज़्यादा आगे न ज़्यादा पीछे। तभी वांग जी अपनी उस साइकिल के ब्रेक लगा देता है, क्योंकि उसकी साइकिल के आगे अचानक एक पर्सन आ गया था। ये देखकर विंग भी अपने उस सिरन को रोक देता है। वो देखता है कि वांग जी ने जैसे ही अपनी साइकिल के ब्रेक लगाए, वो थोड़ा लड़खड़ा गया, गिरने वाला था। ये देखकर विंग अपनी उस कार के डोर को ओपन करता है और उससे बाहर निकलता है। वांग जी जो कि गिर चुका था, वो उठकर अपने कपड़े साफ करने लगता है। ये देखकर विंग उसकी उस साइकिल के हैंडल को पकड़ कर कहता है, कार में बैठो। ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ देख कर कहता है, नहीं, मैं चला जाऊंगा। ये सुनकर विंग फिर से काम वॉइस में कहता है, जितना कहा है उतना करो, मुझे फोर्स मत करो। ये सुनकर वांग जी कहता है, तुम मुझे फोर्स कर रहे हो। मैं नहीं कर रहा। जिस पर विंग बस उसे एक नज़र देखता है, और विंग की वो नज़रें देखकर वांग जी ना चाहते हुए भी मजबूर होकर कार में बैठ जाता है। विंग ड्राइविंग सीट पर बैठता है और उससे पहले वो वांग जी की बाईसाइकिल को पीछे डाल अपनी कार में ही रख लेता है। फिर अपनी ड्राइविंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ ही देर में वांग जी को उसके स्कूल पहुंचा देता है। वांग जी जो कि कार में काफ़ी शांति से बैठा हुआ था, विंग उसे एक चॉकलेट देता है। ये देखकर वांग जी कहता है, नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर विंग कहता है, रखो, ये तुम्हारे लिए है। ये सुनकर वांग जी कुछ और कहता, उससे पहले ही विंग बस उस चॉकलेट को उसे पकड़ा देता है। फिर वांग जी कार से बाहर आता है। विंग उसकी साइकिल को भी निकाल देता है। वहीं वहाँ पर मौजूद हर स्टूडेंट बस वांग जी को देखे जा रहा था, क्योंकि वांग जी जिस अल्फ़ा की कार में, जिस सिटी में बैठ कर आया था, वो इस सिटी में सिर्फ एक ही पर्सन के पास थी, यानी कि इसे खरीदने की ताकत और किसी में थी ही नहीं। इस सिडन की प्राइस बहुत ज़्यादा थी, और ये चीज़ वांग जी को नहीं पता थी। वहीं विंग को खुद जानबूझकर वांग जी को अपनी कार में छोड़ने के लिए आया था, ताकि वो इन सबको ये बता सके कि वांग जी किसी और का है, और उस पर गलत नज़र डालने की हिम्मत भी मत करना, वरना तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। वहीं विंग का ये एक्शन वहाँ पर मौजूद ज़्यादातर अल्फा समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने वांग जी को देखकर अपनी नज़रें ही फेर ली थी, क्योंकि ये ओमेगा अब किसी और का है, और इस पर नज़र डालना शायद उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जो कि इन सब से अनजान, वो आराम से उस सिडन से बाहर आता है और अपनी साइकिल को लेकर अंदर जाने लगता है। तभी विंग उससे कहता है, सुनो। जो सुनकर वांग जी रुक जाता है। विंग फिर काम वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें लेने के लिए भी आऊँगा। ये सुनकर वांग जी कहता है, नहीं, मैं चला जाऊँगा। ये सुनकर विंग कहता है, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूँ। और ये बोलकर विंग अपनी उस सडन को लेकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी बस विंग को जाते हुए देख रहा था। फिर वो भी अंदर आ जाता है।
तभी उसके पास नी हुसैन दौड़ते हुए आता है। ये देखकर वांग जी अपनी उस साइकिल को स्टैंड में लगाकर नी हुसैन की तरफ देखता है। नी हुसैन उसके पास आकर हाफते हुए कहता है, हे ब्रो, ये सब क्या है? वो तुम वो अल्फा अल्फा कौन है वो, और तुम उसके साथ? जिस पर वांग जी कोई जवाब नहीं देता। ये देख कर नी हुसैन कहता है, ब्रो जल्दी बताओ कौन है वो, और कितना ज़्यादा रिच है वो, उसकी कार देखी तुमने? ओ माय गॉड, तुम्हें पता है इस कार के कलेक्शन के बारे में? ये कार वर्ल्ड में सिर्फ 10 बनी है, जिनमें से एक कार इस पर्सन के पास है। तुम इसकी इस रिचनेस का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये सुनकर वांग जी फिर भी कोई जवाब नहीं देता। ये देख कर नी हुसैन कहता है, और तुम्हें पता है वो बंदा कितना ज़्यादा हैंडसम है? देखो अभी भी ओमेगा बस उस रास्ते की तरफ देख रहे हैं जहाँ से वो गया है। यार तू मुझे बताना कौन है वो, और इतना इतना हैंडसम अल्फा तुम्हें कैसे जानता है, और तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हारे कनेक्शन इतने हाई तक हैं। हाँ लान वांग जी, तुम तो छुपे रुस्तम निकले, और तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है। जिस पर वांग जी गहरी सांस लेकर कहता है, ये बहुत लंबी स्टोरी है नी हुसैन। इस पर हुसैन कहता है, बताओ ना, मुझे तो वैसे भी स्टोरीज बहुत पसंद है। तभी वैनचिंग ने हुसैन को हल्का सा हिट करके कहती है, हुसैन उसे परेशान करना बंद करो। जिस पर हुसैन कहता है, अरे मैं वैनचिंग में इसे परेशान नहीं कर रहा, मैं तो बस पूछ रहा हूँ आखिर वो अल्फा है कौन, और तुम्हें पता है वो कितना ज़्यादा रिच है? जिस पर वैनचिंग कहती, हाँ तुम्हें तो बस पैसे देखते हैं। सुनकर हुसैन कहता है, इस दुनिया में पैसे ही तो चलते हैं, इसलिए तो मैं पैसे ही देख रहा था। ये सुनकर वांग जी कहता है, उसका नाम विवुशान है। और जैसे ही वांग जी के मुंह से विवुशान सिर्फ ये वर्ड निकलता है, वैनचिंग और नी हुसैन उन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उन्हें गूज बम्स आ जाते हैं, दोनों थर थर कांपने लगते हैं। देखकर वांग जी कहता है कि अभी भी तुम्हें उसके बारे में जानना है। ये सुनकर नी हुसैन अपनी आंखें बड़ी करके वांग जी से 2 कदम दूर होकर कहता है, ब्रो तू उस माफिया को कैसे जानते हो? तो तुम्हें पता है वो माफिया का राइट हैंड है, और उनका बेटा भी। मैं तो नाम से ही डर रहा हूँ, तो तुम उसके साथ है यार। तेरी पावर का तो कोई अंदाज़ा भी नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो तू तो हमें सीधा मरवा ही देगा। सुनकर वांग जी कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनकर नहीं हुसैन कहता है, लेकिन तेरे कनेक्शन माफिया से, तूने तो कहा था कि तुम एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करते, फिर माफिया? यार सच बता दे, तू सच बोल रहा है क्या? वो सच में वो शान, और तू उसे कैसे जानता है? प्लीज़ प्लीज़ बता ना, प्लीज़ बता ना। और ये बोल कर नी हुसैन वांग जी से रिक्वेस्ट करने लगता है। वहीं वांग जी ये देख कर नी हुसैन को पूरी स्टोरी शॉर्ट में बताता है। और ये सुनकर नी हुसैन अपने सर पर हाथ रख कर कहते हैं, क्या तू तू उस माफिया विवुशान का हस्बैंड, लीगल हस्बैंड? यार तू तो गया काम से, तुझे तो अब कोई भी नहीं बचा सकता इस सिटी में सिवाय उसके फादर के। ये सुनकर वांग जी हुसैन कर देखता है। जिस पर हुसैन कहता है, अगर उसने कहा है कि तू उसका हस्बैंड है, तो ब्रो तू सच में उसका हस्बैंड है। वो अब तुझे छोड़ने वाला नहीं हो, तू जानता नहीं है विवुशान के बारे में। जिस पर वांग जी की भौहें इकट्ठी हो जाती है। वो नी हुसैन से कहता है, क्या तुम उसके बारे में जानते हो? जिस पर नी हुसैन कहता है, तुमने जो इन्फॉर्मेशन बताई वो शायद इंटरनेट की है, लेकिन मैं तुम्हें रियल इन्फॉर्मेशन देता हूँ ब्रो। इस पूरी सिटी में क्या, इस पूरे चाइना में वी फैमिली का सिक्का चलता है। अगर तुमने विवुशान की बात नहीं मानी, थोड़ा सा भी उसके साथ मैस किया, तो लिटरली ब्रो विवुशान तेरी फैमिली तक को गायब कर देगा। ये सुनकर वांग जी कहता है, क्या बोल रहे हो तुम? जिस पर नी हुसैन कहता है, मैं सच बोल रहा हूँ। विवुशान वो माफिया किंग नहीं है, लेकिन उसका फादर माफिया किंग है, और उसने अपने बेटे विवुशान को माफिया की पूरी पावर दे रखी है। अगर विवुशान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। ब्रो तू इसकी ताकत के बारे में सोच नहीं सकता। बिजनेस और पॉलिटिक्स और माफिया तीनों वो अपनी मुट्ठी में रखता है, तो सोच अगर वो चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता।
जो सुनकर वांग जी का गला बिल्कुल सूख चुका था, क्योंकि वो सच में बहुत ज़्यादा डर चुका था। ये देख कर नी हुसैन कहता है, ब्रो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारे साथ बहुत पोलाइट है ना, तो इसका मतलब शायद वो तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। अगर तुम उसके साथ अच्छे से प्यार से बिहेव करोगे ना, तो शायद वो तुम्हें कोई हार्म ना पहुंचाए। ये सुनकर वांग जी कहता है, अच्छे से बिहेव? जिस पर न्यूज़न कहता है, हाँ, अगर वो तुम्हें पसंद करता है तो वो तुम्हें हार्म नहीं पहुंचाएगा। बस तुम्हें हर वक्त उसका ख्याल रखना होगा, उसकी बात माननी होगी, बस। इससे ज़्यादा तुम्हें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वांग जी कहता है, बस? जिस पर हुसैन कहता है, हाँ बस। ये सुनकर वांग जी विस्नी हुसैन की तरफ देखता है। तभी उनके क्लास की बेल लग जाती है। फिर वेंचिंग कहती है, अब तुम दोनों का हो गया हो तो चलो क्लास लेते हैं। इस पर वो लोग अपनी क्लास के लिए चले जाते हैं, जहाँ वो अपनी उस पूरी क्लास को अच्छे से अटेंड करते हैं। जहाँ वेनिंग से हर बार की तरह वेंचिंग फिर से डर जाती है, और वेनिंग जो भी वेंचिंग से क्वेश्चन करता, वेंचिंग को आधे के जवाब पता थे, आधे के नहीं पता थे। इस वजह से उसे बाकी स्टूडेंट से ज़्यादा डांट पड़ती है, क्योंकि वो उसका भाई था और वो अपनी बहन को किसी गलत रास्ते पर तो नहीं देख सकता था। वहीं ये सब देखकर वांग जी और हुसैन वेंचिंग का पूरा मज़ा ले रहे थे, क्योंकि वेंचिंग बहुत ज़्यादा डर चुकी थी अपने भाई से। जब वो लोग कैफेटेरिया में होते हैं तो वेंचिंग को फिर से सुनाता है कि वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती, उसके मार्क्स इतने कम हैं और उसे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने नहीं आते, वो कैसे पढ़ाई कर रही है, उसकी स्कूल में जो परफॉर्मेंस है वो कितनी ज़्यादा लो है, उसे अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करनी होगी, उसे पढ़ाई में बहुत ध्यान देना पड़ेगा, एट्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत बहुत कुछ सुनाता है। और ये सब सुनकर वेंचिंग के सर में पूरी तरीके से दर्द हो चुका था। वो अपने उस भाई को देख रही थी जिसका मन कर रहा था कि बस एक बार उसे मौका मिले और अपने भाई को ऐसा सबक सिखाए कि वो याद रखेगा। वेंचिंग जो कि वेनिंग की बातें सुनती है और फिर वो वेंटिंग के सामने बस अपने सर को शेक करती है कि हाँ, वो उसकी हर बात मानेगी, लेकिन लिटरली रियलिटी में उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो वेनिंग को देखती है कि वेनिंग उसे समझा रहा है, हर एक चीज़ के बारे में बता रहा है, लेकिन वेंचिंग का अभी भी ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो बस वेनिंग की बातों पर अपने सर को शेक कर रही थी कि हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो उसकी बात सुन नहीं रही थी। नहीं, वेनिंग उसे सारी हिदायत देकर फिर वांग जी से बहुत ही अच्छे से बात करके वहाँ से चला जाता है। ये देख कर वेंचिंग वांग जी को घूरते हुए कहती है, ब्रो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा भाई तुम में थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहा है। ये सुनकर वांग जी जो कि अपना जूस पी रहा था वो अचानक से खांसने लगता है। वो वेंचिंग की तरफ आंखें बड़ी करके देख कर कहता है, वेंचिंग, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया? तुम्हारा भाई मुझ में इंटरेस्टेड? सीरियसली? यहाँ मेरी ज़िंदगी में एक माफिया घुसा हुआ है और तुम इस टीचर को मेरी ज़िंदगी में डालने की प्लानिंग कर रही हो। इस पर वेंचिंग कहती है, वैसे बुरा नहीं है अगर तुम मेरे ब्रदर इन लॉ बन जाओ तो, वैसे भी तुम काफ़ी अच्छे पर्सन हो। ये सुनकर नी हुसैन कहता है, भूलो मत, इसके पीछे पहले ही विभूषण है, अगर उससे पता चला तो फिर। ये सुनकर वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, एक से तो पीछे छुटवा लूँ तो दूसरे को मेरे पीछे लगा रही है। ये सुनकर वेंचिंग कहती है, जस्ट चिल ब्रो, वैसे भी अगर विभूषण को पता रहेगा कि तुम ऑलरेडी किसी और को प्यार करते हो तो वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा, क्योंकि हम अल्फ़ा की एक आदत होती है कि हम उसी को ही परस्यू करते हैं जो हमारे लिए रिज़र्व हो, हमारा हो, लेकिन अगर हो पहले ही किसी और का हो तो हम उसे परेशान नहीं करते। और यही रूल शायद विभूषण पर भी लागू होता है। ये सुनकर वांग जी कहता है, शायद। जिस पर वेंचिंग कहती है, ऑन 50%। इस पर वांग जी कहता है, नो चांस। जो सुनकर वेंचिंग कहते हैं, ब्रो, ट्राई करने में क्या जाता है। जिस पर वांग जी कहता है, तुम्हारा भाई है, अगर उसे कुछ हो गया तो। जिस पर वेंचिंग कहते हैं, मेरे ब्रो को कुछ नहीं होगा, अगर मेरा भाई इतना चल जो है उसे कुछ नहीं होगा, वैसे भी मैं हूँ ना अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर कुछ भी होगा तो हम कह देंगे ये तो बस एक छोटा सा मजाक था। सुनकर वांग जी कहता है, तुम मरवाओगी। ये सुनकर वेंचिंग कहती है, फिक्र मत करो ब्रो, कुछ नहीं होगा। ये सुनकर वांग जी बस अपने सर को शेक करता है और वेंचिंग की उस बात के लिए थोड़ा एग्री भी हो जाता है। वहीं वेंचिंग जो कि वांग जी की इस खाना को देखकर बस स्माइल करती है। फिर वो लोग बाकी क्लासेस लेते हैं और फिर वांग जी जैसे ही कॉलेज से बाहर, स्कूल से बाहर निकलता है, उसे विंग मिलता है।
फिर वो थोड़ा विंग से बात करके वापस विंग की कार में ही बैठ जाता है। विंग उसे लेकर घर आता है, यानी कि वांगजी के घर। वो कार रोकता है और फिर विंग वांगजी को ड्रॉप करके वापस अपने घर के लिए निकल जाता है। वो पहले घर जाता है और फिर ऑफिस। विंग जो कि इन सब की चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहा था, उसके लिए बस वांगजी इम्पोर्टेंट था, दैट्स इट। उसे उसे पसंद करता था, बात ख़त्म। और वहीं वांगजी जो कि अब विंग को खुद से दूर करने की कुछ प्लानिंग सोचने लगा था। नेक्स्ट डे विंग फिर से वांगजी को लेने के लिए आता है। वांगजी फिर से विंग की कार में बैठकर वापस अपने स्कूल जाता है, जहाँ वो वैनिंग को देखता है। जो वैनिंग उसका वेट कर रहा था, और ये चीज़ वैनचिंग ने उसे करने के लिए कहा था कि आप प्लीज़ वांगजी का वेट कीजिए, क्योंकि वांगजी को एक अल्फ़ा परेशान कर रहा है। ये सुनकर वैनिंग ने भी वैनचिंग की बात मान ली, पर वो देखता है कि वांगजी एक अल्फा की कार से निकल रहा है। ये देखकर वेन्निंग के माथे की भौहें इकट्ठे हो जाते हैं। तभी वांगजी जैसे ही वेन्निंग को देखता है, उसे वेनचिंग का मैसेज याद आता है, जो कि उसने मॉर्निंग में भेजा था कि वो अपने ब्रो को वहाँ भेजेगी, अपने भाई को, और उसे इस तरीके से रिएक्ट करना है कि विंग उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, उसे फोर्सफुली अपने साथ लेकर आया है और फोर्सफुली उसके साथ इस तरीके का बिहेव कर रहा है। वो बार बार उसे हर चीज़ के लिए फोर्स करता है। ये मैसेज सुनकर वांगजी को थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन जब वो वेन्निंग को देखता है तो वो इस प्लान को फॉलो करने के बारे में सोचता है। वो विंग से कहता है, प्लीज़ आप मुझे लेने के लिए मत आइए। ये सुनकर विंग की भौहें इकट्ठी हो जाते हैं और वो वांगजी से कहता है, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। ये सुनकर वांगजी कहता है, मैंने मना किया ना, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दीजिए। जिस पर विंग कहता है, मैं तुम्हें बार बार एक ही चीज़ रिपीट करके नहीं बताने वाला। जिस पर वांगजी विंग से कहता है, लेकिन मैं आपको पसंद नहीं करता। जिस पर विंग कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बस बात इतनी ही है। ये सुनकर वांगजी कहता है, मेरी भी फीलिंग्स की कोई वैल्यू है। जिस पर विंग कहता है, मैंने कब कहा कि तुम्हारी फीलिंग्स की वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर वो फीलिंग्स मेरे लिए हैं तभी उनकी वैल्यू है। ये सुनकर वांगजी गुस्से से कहता है, लेकिन मैं आपको पसंद नहीं करता और ना ही कभी कर पाऊँगा, इसलिए प्लीज़ प्लीज़ मुझसे दूर रहिए। ये सुनकर विंग उसकी बाईसाइकिल निकाल कर कहता है, अपना ये मजाक बंद करो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें मुझे पसंद करना होगा, चाहो या ना चाहो। ये बोलकर वो वांगजी को उसकी बाईसाइकिल देता है। वांगजी गुस्से से विंग के हाथ से अपनी बाईसाइकिल खींचता है और लेकर जाने लगता है। ये देखकर विंग कहता है, तुम्हारा बैग। इस पर वांगजी अपने बैग को भी विंग से ज़बरदस्ती छीन कर जाने लगता है। तभी विंग उसे एक चॉकलेट देता है। वांगजी उस चॉकलेट को दोबारा वहीं फेंक कर कहता है, मुझे नहीं चाहिए आपके हाथ की कोई भी चीज़। ये देखकर विंग की भौहें इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि विंग को इस तरीके का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं था। विंग वांगजी को घूरने लगता है, लेकिन वांगजी वहाँ से जाने लगता है। तभी विंग उसके हाथ को बहुत टाइटली ग्रैब करके कहता है, दोबारा मेरे सामने इस तरीके का बिहेवियर मत करना, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुनकर वांगजी कहता है, अगर आप मुझे इस तरीके से पसंद नहीं करते तो फिर मुझे पसंद मत कीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सैल हूँ और मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। जब मुझे गुस्सा आता है कि तो मैं सामने वाले को बिल्कुल नहीं छोड़ता। ये सुनकर विंग कहता है, अगर तुम्हें इतना गुस्सा आता है तो तुम्हें अपने इस गुस्से को कंट्रोल करना होगा। ये सुनकर वांगजी कहता है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, और ये बोलकर वो विंग से फाइट करता है। वहीं ये चीज़ देखकर वैनिंग को लगता है कि विंग वांगजी को फोर्स कर रहा है, इसलिए वो वहाँ जाता है। उसने विंग का फेस नहीं देखा था, क्योंकि विंग की पीठ वैनिंग की तरफ थी। उसे लग रहा था कि वांगजी किसी अनदर पर्सन से बहस कर रहा है, इसलिए वैनिंग वहाँ आकर वांगजी को देख कर कहता है, लान वांगजी। जो सुनकर वांगजी वैनिंग की तरफ देख कर कहता है, सर देखिए ना, ये मुझे परेशान कर रहे हैं और मुझे यहाँ ज़बरदस्ती लेकर आए हैं। ये बोलकर वो वैनिंग को विंग के आगे कर देता है। वहीं वैनिंग, जिसने अभी तक विंग को नहीं देखा था, तभी विंग की आवाज़ आती है, ओ तो तुम इससे मेरे आगे कर रहे हो। विंग की आवाज़, जो कि वांगजी से बात करते वक्त थोड़ी चेंज थी, थोड़ी सॉफ्टनेस थी, लेकिन जैसे ही वो किसी और से बात करता है, विंग की आवाज़ में ऑटोमेटिकली वही रुतबा, वही
स्ट्रेंथ वापस आ चुकी थी, वही शक्ति थी। ये चीज़ वांग जी भी फील करता है। वो विंग की तरफ देखता है जहाँ विंग की आइज़ बिल्कुल कोल्ड हो चुकी थी। वो वैनिंग को बस ग्लेयर किए जा रहा था। ये देख कर वांग जी अपने मन में कहता है, कहीं मैंने सर के लिए कोई बहुत बड़ी मुसीबत तो खड़ी नहीं कर देना। मुझे सच में अब अपने इस डिसीज़न पर पछतावा हो रहा है। मैं क्यों सर को इस माफिया के सामने लेकर आया। वही वैनिंग जो कि जैसे ही ये आवाज़ सुनता है उसकी पूरी बॉडी में एक चिल फैल जाती है। वो अपनी गर्दन को बहुत धीरे धीरे स्लो मोशन में उस शख्स की तरफ, उस इंसान की तरफ घुमाता है जिसकी ये वॉइस थी। और जैसे ही उसकी नज़र उस फेस पर जाती है, उस इंसान पर जिसके फेस पर साफ साफ लिखा हुआ था, आई डोंट लाइक यू। और ये चीज़ वेनिंग देखकर अंदर ही अंदर काँप चुका था। वेनिंग खुद से कहता है, वेनिंग आज तो तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता, आज तेरी मौत पक्की है। और ये सोच कर वो विंग को देख कर कहता है, आप मिस्टर वी। जिस पर विंग कहता है, और तुम हमारे बीच में आओगे। जिस पर वैनिंग जल्दी से कहता है, नहीं, मैं आपके बीच में क्यों आऊँगा। और ये बोल कर वैनिंग जो कि पहले विंग से थोड़ी बात करने वाला था, वो विंग की वो आवाज़ सुनकर इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो वांग जी को वहीं छोड़कर खुद वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। ये देखकर वांग जी की आंखें अचानक बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि उनके सर जो हमेशा स्ट्रिक्टली बिहेव करते थे, क्या वो इस पर्सन से इतना ज़्यादा डरते हैं। वांग जी अपनी गर्दन को बहुत ही डरते हुए विंग की तरफ टर्न करता है जहाँ विंग उसे ग्लेयर कर रहा था। ये देखकर वांग जी गल्प करता है और वहाँ से जैसे ही वो जाने की यानी कि भागने की तैयारी करता है, तभी अचानक विंग का हाथ बहुत स्पीड से वांग जी को उसकी वेस्ट से ग्रैब करके सीधा अपने करीब खींच लेता है। वांग जी की साइकिल उसके हाथ से गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ छुप कर नी हुसैन और वैनचिंग ये नज़ारा देख रहे थे। वैनचिंग जब अपने भाई को इस तरीके से भागते हुए देखती है, उसका मुंह डब्बे की तरह खुल जाता है। तभी नी हुसैन कहता है, वैनचिंग। जिस पर वैनचिंग कहती है, मेरा भाई भाग गया। जिस पर नी हुसैन कहता है, सामने देखो। जैसे ही वो दोनों सामने देखते हैं, वहाँ वांग जी की वेस्ट विंग ने बहुत टाइटली ग्रैब की हुई थी। इससे वांग जी बहुत ज़्यादा डर चुका था, उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। तभी विंग अपने फिंगर को वांग जी के चिन के नीचे रखकर उसके फेस को थोड़ा ऊपर उठाकर कहता है, यू लिटिल बॉय। ये क्या हरकत थी। जिस पर विंग कहता है, क्या 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 आप क्या बोल रहे हैं। मैं नहीं समझ रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे जाने दीजिए, मेरी क्लास है, मुझे क्लास लेनी है। ये सुनकर विंग कहता है, तो तुम्हें क्लास लेनी है, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारी क्लास लेनी है। ये सुनकर वांग जी कहता है, मैंने क्या किया है। जिस पर विंग उसकी वेस्ट को और भी टाइटली अपनी तरफ ग्रैब करता है, यानी कि बहुत टाइट से उसे प्रेस करता है। वांग जी को ऐसा लग रहा था कि बस अब उसकी कमर टूटने ही वाली, क्योंकि विंग उस पर अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहा था और वांग जी एक ओमेगा था। इस वजह से वो विंग की इतनी स्ट्रेंथ को हैंडल नहीं कर पा रहा था। तभी विंग उसके गालों से अपने गालों को रब करते हुए उसके कानों के पास जाता है। वांग जी की पूरी बॉडी काँप रही थी विंग के इतना करीब आने से। विंग उसके कानों में जाकर कहता है, मैं सोच रहा था कि मैं धीरे धीरे तुम्हें परस्यू करूँगा, धीरे धीरे तुम्हारे करीब जाऊंगा, तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बनाऊंगा, लेकिन तुम्हारी हरकतें देखकर लगता नहीं कि तुम्हें मेरा ये तरीका पसंद आ रहा है। लगता है तुम्हें मेरी वाइल्डनेस ही ज़्यादा पसंद है। सो अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी जेंटल नहीं रहने वाला। सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी विंग उसके उस कान को लिक करता है और हल्का सा उस पर बाइट करता है। वांग जी अपनी उन आंखों को टाइटली बंद कर देता है, अपनी उन मुट्ठियों को कस लेता है। उसकी पूरी बॉडी काँप रही थी जो विंग फील कर पा रहा था। और वांग जी पर अपना ऐसा असर देखकर विंग के चेहरे पर एक स्मोक था। फिर वो वांग जी को छोड़ देता है। वांग जी बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था, क्योंकि वो वांग जी के सामने वीक
विंग के सामने वीक तो नहीं दिखने वाला था। विंग अपने सिरन में बैठता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, तो मैं लेने के लिए आऊँगा। ये सुनकर वांग जी कोई जवाब नहीं देता। विंग वहाँ से जब चला जाता है तो अचानक वांग जी अपने घुटनों के बल ज़मीन पर गिर जाता है। ये देख कर नी हुसैन भाग कर वांग जी को पकड़ते हुए कहता है, वांग जी संभालो खुद को। वहीं वेंचिंग भी वांग जी को पकड़ती है। वांग जी के कपड़ों से विंग के सेंट की स्मेल आ रही थी, उसके फेरामोन्स जो कि वांग जी के कपड़ों पर लग चुके थे। ये चीज़ देखकर नी हुसैन कहता है, वांग जी तो तुम ठीक हो ना? उसने उसने कुछ किया तो नहीं ना? जिस पर वांग जी जो कि पूरी तरीके से काँप रहा था वो नी हुसैन की तरफ देखता है। वांग जी के लिप्स जो कि बिल्कुल ड्राई हो चुके थे, उसका फेस बिल्कुल वाइट हो चुका था। वांग जितना ज़्यादा डर चुका था। ये देख कर नी हुसैन उसे हक कर लेता है। वांग जी कहता है, मैं क्या करूँगा नी हुसैन, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं क्या करूँगा। और ये बोल कर वांग जी बुरी तरीके से काँपने लगता है। जिस पर नी हुसैन उसे बड़ी मुश्किल से संभालता है। फिर वो लोग वांग जी को थोड़ा पानी वगैरह पिलाते हैं, उसे थोड़ा काम डाउन करते हैं और उसके बाद वो वांग जी को लेकर अपनी क्लास में चले जाते हैं। वो लोग आराम से अपनी क्लास को अटेंड करते हैं। वांग जी पूरे टाइम बिल्कुल साइलेंट था। वहीं क्लास ख़त्म होने के बाद वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन आज एक अजीब चीज़ थी। वांग जी जब निकलता है तो वो देखता है कि बाहर कोई भी नहीं है। ये देख कर वांग जी अपने मन में कहता है, लगता है वो बिज़ी हैं इसलिए मुझे लेने के लिए नहीं आए। ये सोच कर वांग जी थोड़ा खुश भी होता है और वहाँ से निकलने लगता है कि तभी फिर से वही सिडन आ जाती हैं। ये देख कर वांग जी अपने सर को झुका लेता है। विंग उसे कार में बिठाता है और उसे घर के लिए छोड़ कर आता है और वो फिर अपने घर जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके साथ साथ जियांग चैन और यांग यांग वो दोनों भी वहाँ आते हैं। और वहीं उनके साथ वो देखते हैं कि अंदर उनके फादर बैठे हुए हैं और साथ में कांग से सरन भी विचांग से, जो कि कुछ फाइलें चेक कर रहे थे, क्योंकि उनके पास अब लास्ट रिकॉर्ड ही आता था, क्योंकि उनके बच्चे बाकी सब कुछ हैंडल कर रहे थे। विचांग से जो कि अपने काम में काफ़ी मशरूफ़ थे, तो विंग उनके पास जाकर कहता है, फादर मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये सुनकर विचांग से अपनी एक आईब्रो उठाकर कहते हैं, बोलो। जिस पर विंग अपने फादर के सामने बैठ जाता है। विचांग से बस विंग को देख रहे थे और उनकी नज़रें अपने काम पर भी थीं। तभी विंग काम वॉइस में कहता है, मैं शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही कांग से सरन जो कि एक जूस का ग्लास लेकर उसे पी रही थी, उनके मुंह से वो सारा का सारा बाहर आ जाता है। वहीं जियांग चैन के कदम रुक जाते हैं। यांग यांग भी रुक कर विंग की तरफ देखती है। तभी विंग के फादर कहते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो विंग? जिस पर विंग कहता है, फादर मैं किसी को पसंद करता हूँ और मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि अब माफिया की फ़ाइट होने वाली है जिसमें माफिया किंग चूज़ किया जाएगा और मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने ओमेगा को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर विचांग से उसे पूछते हैं, तुम किसे पसंद करते हो? जिस पर विंग कहता है, उसका नाम लान वांग जी है। ये सुनकर विचांग से विंग की तरफ देखते हैं और कांग से सरन कहती है, लेकिन बेटा इस तरीके से अचानक तुमने शादी का फ़ैसला क्यों किया? क्या तुम ये शादी किसी प्रेशर में आके कर रहे हो? जिस पर विंग कहता है, नहीं मदर, मैं उसे पसंद करता हूँ, या यूँ कहूँ तो मैं उससे प्यार करता हूँ। मुझे बस वो चाहिए अपनी लाइफ में, इसके अलावा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और ये बोलकर वो अपने फादर की तरफ देखता है, क्योंकि उसे भी चांगसे का फ़ैसला सुनना था, क्योंकि वो अभी भी इस फैमिली के हेड थे और उनके बात ही यहाँ पर रखी जाती थी। उनके फ़ैसले ही सबसे ऊपर होते थे। विंग भले ही अपनी पावर में कितना भी ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी वो अपने फादर की बात नहीं टाल सकता था। तभी विचांग से अपनी उस फाइल को बंद करते हैं और विंग से कहते हैं, ठीक है। जिस पर विंग बस अपने फादर को देख कर कहता है, चलिए हम उनके घर चलते हैं। सुनकर कांग से सरन कहती हैं, इतनी जल्दी? जिस पर विंग कहता है, मुझे जल्द से जल्द शादी करनी है, हम 2 दिन के अंदर ही शादी कर लेंगे। और ये सुनते ही कांग से सरन को बिल्कुल झटका लगता है।
तभी जियांग चैन कहता है फादर, जिस पर वे चांग से जियांग चैन की तरफ देखते हैं। जियांग चैन कहता है फादर, मैं भी शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर कांग से सरन कहती है क्या तुम भी? जिस पर जियांग चैन कहता है जी मदर। जिस पर वे चांग से अपने हाथों को फोल्ड करके कहते हैं और किससे? जिस पर जियांग चैन कहता है लान से चैन, मैं उसे ऑलरेडी मार्क कर चुका हूँ। और ये सुनते ही विंग भी एक नज़र जियांग चैन की तरफ देखकर अपने मन में इस जैसे सोच रहा हूँ, ये तो मुझसे भी ज़्यादा फास्ट निकला। वहीं ये सुनकर कांग से सरन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो जियांग चैन से कहती है कि क्या किया तुमने? इस पर जियांग चैन अपनी मदर की आंखों में देखकर कहता है मैंने उसे मार्क कर दिया, अपना ओमेगा क्लेम कर लिया। ये सुनकर कांग से सरन कहती है क्या तुम लोगों ने ये क्या किया? जिस पर जियांग चैन कहता है आप मेरी शादी जल्द से जल्द उसके साथ कराइए। और ये बोलकर वो अपने फादर की तरफ देखता है जैसे पूछ रहा हो आप जवाब दीजिए। जिस पर वी चांग से गहरी सांस लेकर कहते हैं ठीक है, मैं तुम दोनों की शादी के लिए तैयार हूँ और हम अभी इसी वक्त उनके घर जाएंगे डाउरी लेकर। ये बोलकर वो यांग की तरफ देखते हैं जैसे पूछ रहे हो क्या तुम्हें भी कुछ कहना है? तभी कांग से सरन के मन की बात खुद बोल देती है। वो यांग की तरफ देख कर कहती है क्या तुम भी किसी को पसंद करती हो? बता दो, तीनों की शादी एक ही जगह करा देंगे। जिस पर यांग वहाँ से जाते हुए कहती है मैं किसी को पसंद नहीं करती और मेरा मैरिज का कोई फ़ैसला नहीं है, इन दोनों की शादी करा दीजिए, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये बोल कर वो जाने लगती हैं। ये देख कर विचांग से की भौहें इकट्ठी हो जाती हैं। वो विंग और यांग चैन की तरफ देखते हैं जो कि खुद भी यांग की तरफ ही देख रहे थे। वो वहाँ से चली जाती हैं। उसके जाने के बाद विचांग से उन दोनों से पूछते हैं क्या किया है तुम दोनों ने उसके साथ? ये सुनकर वो दोनों अपने फादर की तरफ देखते हैं। जिस पर विचांग से कहते हैं मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो चुका है। कुछ मंथ से वो बिल्कुल अजीब तरीके से बिहेव करने लगी है। सारा दिन वो बस अपने काम में ही फोकस करने लगी है। उसकी स्माइल जैसे गायब ही हो चुकी हो, जो उसकी खिलखिलाहट थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और वो सिर्फ अपने काम में ध्यान देती है। और वो अब घर पर भी बहुत कम ही आती है। आखिर चल क्या रहा है तुम तीनों के बीच? मैं कभी भी तुम तीनों के बीच में नहीं आता, लेकिन अब बात बिगड़ रही है। तुम दोनों को उसकी ज़रूरत है, इसीलिए उसका फोकस होना ज़रूरी है। मुझे साफ साफ बताओ क्या किया है तुम दोनों ने? ये सुनकर विंग एक नज़र जियांग चैन की तरफ देखता है। जियांग चैन अपनी पूरी गर्दन घुमाकर विंग की तरफ देख रहा था और धीरे से कहता है ब्रदर। जिस पर विंग बस अपने सर को हल्का सा हिलाकर कहता है हमने उसका ब्रेकअप कराया है। ये सुनते ही कांग से सरन अपनी आंखें और मुंह खोलकर कहती है क्या? जिस पर विंग कहता है हमने उसकी लवर के साथ ब्रेकअप कराया है और उसके बाद हमें हमारे लाइफ पार्टनर मिले। ये सुनकर कांग से सरन कहती है कब, कैसे, क्यों, किस लिए? जिस पर जियांग चैन उन्हें सारी चीज़ें बिल्कुल शॉर्ट में बताता है। ये सुनकर वे चांग से उन्हें घूरते हुए कहते हैं तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों ने अपनी खुशी के लिए अपनी छोटी बहन की ज़िंदगी के साथ खेलने के बारे में सोचा भी कैसे? इस पर विंग कहता है हमने बस उसका ब्रेकअप करवाया था, हमें नहीं पता था कि मैटर इतना सीरियस हो जाएगा। जिस पर विंग चांग से कहते हैं क्या सच में उस ओमेगा ने उसके ऊपर हाथ उठाया? जिस पर विंग कहता है लेकिन मुझे इस बात का थोड़ा अजीब लगा कि उसने उसके बाद भी उसके साथ कुछ भी नहीं किया। वो ओमेगा अभी भी सही सलामत हर जगह घूम रही है, उसे इस चीज़ से उसकी लाइफ में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। ये सुनकर विचंग से कहते हैं ज़रूर इसमें भी उसका कुछ ना कुछ तो हाथ होगा। इस पर विंग कहता है हाथ नहीं, उसने ज़रूर उस ओमेगा को माफ़ कर दिया है। ये सुनकर विचांग से कहते हैं भूलो मत, वो भी तुम्हारे साथ ही एक माफिया है। वो माफ़ी नाम के शब्द से नफ़रत करती है, पक्का उसने कुछ और किया है। ये सुनकर विंग की भौहें इकट्ठी हो जाती हैं। इस पर विचांग से दोनों को देखकर कहते हैं मैं बस अंदाज़ा लगा रहा हूँ और शायद उसने कुछ ना भी किया हो। और ये बोलकर फिर वो उनसे कहते हैं तुम लोग जाओ और जाकर तैयार हो जाओ, हम तब तक सारा सामान रेडी करवाते हैं और फिर वहाँ चलते हैं। जो बोलकर वो लोग
वहाँ से चले जाते हैं और फिर हम उन लोगों को कार में देखते हैं जहाँ वो पाँचों के पाँचों कार में बैठे हुए थे और पीछे 10 कार्स आ रही थी जिनमें सामान भरा हुआ था, क्योंकि वो लोग डाउरी लेकर लान मैंशन जाने वाले थे, यानी कि लान हाउस। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।